क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के अप्रूफ, जो हमारा तीसरा अप्रूफ है फुलरीन है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले जो हमारे वीडियो लेक्चर थे उनमें हमने किसका अध्ययन कर लिया था, हीरा था उसका अध्ययन कर लिया था, और ग्रेफाइट था उसका हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर फुलरीन है, उसके क्या क्या गुण होते हैं और क्या उसके उपयोग होते हैं, और फुलरीन क्या होता है। देखो फुलरीन, तो जो फुलरीन होता है ना वो असल में एक फुटबॉल के समान होता है। किस प्रकार से होता है, फुटबॉल के समान, मतलब फुटबॉल होता है उसके जैसे गोल गोल होता है, ठीक है। और ऐसे नहीं फुटबॉल ही होता है, मतलब वहां पर क्या होता है, कार्बन जुड़ के वो किसका निर्माण करते हैं, एक गोल संरचना का निर्माण करते हैं। तो जो फुलरीन होता है, फुलरीन फुटबॉल के समान होता है, ये तो पता ही चल गया। फुलरीन होता है वो क्या होता है, एक अमेरिकी वास्तुकार थे, ठीक है, वास्तुकार थे बकमिंस्टर फुलरीन। उनका नाम क्या था, बकमिंस्टर बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। ये अमेरिकी वास्तुकार थे। तो बकमिंस्टर फुलर के सम्मान में वो क्या नाम दिया गया, कार्बन का जो तीसरा अप्रूप है उसका नाम क्या दिया गया, फुलरीन नाम दिया गया, ठीक है। कार्बन का तीसरा अप्रूप कौन सा है, फुलरीन है। किसके आधार पर नाम दिया गया, बकमिंस्टर फुलर के नाम के आधार पर इसका वो नाम फुलरीन दिया गया, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब देखो जो फुलरीन होता है उसमें पहले पॉइंट मान लो, फुलरीन होता है, फुलरीन के अंदर है वो, मतलब फुलरीन में यहां पर लिखते हैं, फुलरीन में 60, 70 या इससे अधिक कार्बन पाए जाते हैं, इससे अधिक कार्बन पाए जाते हैं। तो जो फुलरीन होता है, फुलरीन में क्या होता है, अब हमें पता है कि जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वो सारे किससे मिलकर, जैसे हीरे में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हीरे का निर्माण होता है, ठीक है। वहां पर हीरे में कितने कार्बन होते हैं ये हमारे को नहीं पता, वहां पर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में भी क्या होता है, एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, 2 से तो एकल बंध से और 1 से द्विबंध से, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो फुलरीन होता है ये हीरे में होता है इस प्रकार का, और ये होता है आपका ग्रेफाइट में। लेकिन जो फुलरीन होता है ना, फुलरीन में क्या होता है, फुलरीन के अंदर है वो फिक्स होते हैं कि कितने होते हैं, 60 या 60 से अधिक, या फिर उससे भी क्या होंगे, अधिक छिद्र हो जाएंगे, या उससे क्या हो जाएंगे, अधिक कार्बन हो जाएंगे, मतलब जो ये इस प्रकार से कार्बन जुड़े रहते हैं ना वो अधिक हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फुलरीन होता है, फुलरीन के अंदर है वो 60 छिद्र या इससे अधिक क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। अब देखो आगे कि जो आपका जो जिसमें कार्बन संख्या 60 हो वो फुलरीन, मतलब कहने का मतलब सी जो 60 है, मतलब कार्बन संख्या 60 वाला जो आपका फुलरीन है ये C60 फुलरीन, ये सबसे अधिक स्थायी होता है, सबसे अधिक स्थायी होता है, ठीक है। तो मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है वो फुलरीन क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी रहेगा, ठीक है। जो कार्बन 70 है या इससे अधिक जो कार्बन वाले वो इस 60 से वो क्या रहेंगे, आपके कम है वो स्थायी रहेंगे। अब देखो यहाँ पर कि जो C60 है वो सबसे अधिक स्थायी है, इसलिए C60 को हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन या बेकी बॉल, क्योंकि ये फुटबॉल के समान दिखता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेकी बॉल भी कहते हैं, ठीक है, बेकी बॉल भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कार्बन संख्या जो 60 होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है उस फुलरीन वो क्या होता है, वो सबसे अधिक स्थायी होता है। और कार्बन संख्या 60 वाले फुलरीन का हमको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फुटबॉल के समान है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेकी बॉल भी कहते हैं। कैसे फुटबॉल के समान है अभी मैं बताऊंगा आपको, तो ये आपको बाद में ध्यान रखनी है। एक बात तो ये कि फुटबॉल के समान है, दूसरी बात कि भाई ये बकमिंस्टर फुलर है, जो अमेरिकी वास्तुकार है उनके नाम के आधार पर है वो इसका नाम दिया गया फुलरीन, ठीक है, कार्बन के तीसरे ग्रुप का। उसके बाद पॉइंट है कि भाई फुलरीन में 60 छिद्र या फिर इससे अधिक क्या पाए जाते हैं, आपके कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो पॉइंट इसमें क्या आ रहा है कि इसके अंदर है वो क्या पाए जाते हैं, इसका जो नाम है वो क्या दे दिया है, बकमिंस्टर फुलरीन या फिर बेकी बॉल दे दिया, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, नाम हो गए। अब देखो आगे इसका जो तीसरा गुणधर्म है वो क्या है, देखो तो तीसरा गुणधर्म देखो, तीसरा गुणधर्म है कि C60 फुलरीन में 32 फलक होते हैं,
32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं, जिनमें 20 षटकोणीय फलक वे 12, 20 12 कितने? 32 होते हैं ना। 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। 20 फलक तो क्या रहेंगे? आपके षटकोणीय रहेंगे, और 12 जो फलक है वो क्या रहेंगे? आपके पंचकोणीय रहेंगे। अब देखो ये बंकनिष्ठ फुल्लिन की जो संरचना होती है कैसे, या C60 वाली संरचना कैसी होती है, अच्छे से हम 3D में यहाँ पर नहीं बना सकते। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि होता क्या है कि इस प्रकार से पहले तो बीच में यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो आप 5 कोण होंगे, 1 2 3 4 5 कोण है यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी ये ऐसा भी नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। देखो तो पूरे 90 हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार का ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये बीच का पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होते हैं? इसके इस प्रकार से यहाँ पर चारों तरफ है वो क्या लगे होते हैं? षटकोणीय फलक लगे होते हैं। ये षटकोणीय फलक हो जाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी आप षटकोणीय फलक लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से षटकोणीय फलक लगेंगे। यहाँ पर भी षटकोणीय फलक लग जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे अच्छे से नहीं बना, फिर भी आपको ध्यान में रखना क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है? यहाँ पर इस प्रकार से ये सब समझना है। इसमें देखो ये जो सॉरी ये वाला जो है, और ये सारे क्या आपके षटकोणीय है। इनमें देख लो सब में कोण कितने हैं आपके? 6 है, ठीक है, 6 कोण है। बीच में क्या आपका एक पंचकोणीय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके वो 20 तो क्या होते हैं? आपके षटकोणीय फलक होते हैं। ये जो मतलब ये बन रहा है ना, ये षटकोणीय, ये एक फलक हो गया, फिर ये फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक, ठीक है। ऐसे ये जो षटकोणीय वाले फलक कितने होते हैं? C60 में ये होते हैं आपके 20 होते हैं। और ये जो पंचकोणीय फलक होते हैं ये कितने होते हैं आपके? ये होते हैं 12 फलक, ठीक है। ये मैंने केवल आगे का पार्ट बनाया है, पीछे का पार्ट है वो नहीं बनाया है। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर आपको दे रखा है, तो वहां से आप देख लेना। आपको पता होना चाहिए बस यहाँ पर कितने फलक है इसके अंदर होते हैं। तो ये पता चल गया कि C60 जो फुल्लिन होते हैं उसमें 32 फलक होते हैं, जिनमें से वो 20 षटकोणीय फलक होते हैं और 12 क्या होते हैं? आपके पंचकोणीय फलक होते हैं। अब देखो आगे ये इसकी बात आगे बात करते हैं। तो ये इसके हो गए सारे गुण धर्म, ठीक है। एक और होता है कि इसकी आकृति है वो गोल गुंबद के समान होती है, गोल गुंबद के समान होती है, ठीक है। इसकी आकृति क्या होती है? गोल गुंबद के समान होती है, मतलब बिल्कुल एक गोल गुंबद, मतलब फुटबॉल की तरह क्या होती है? गोल गोल होती है। तो ये इसके क्या हो गए? गुणधर्म हो गए। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग किस किस में किया जाता है। तो इसके उपयोग, फुल्लिन के उपयोग, तो फुल्लिन का उपयोग किया जाता है आणविक बेरिंगों में, आणविक बेरिंग में। दूसरा इसका उपयोग होता है कि ये एक बात और कि ये जो फुल्लिन होता है वो विद्युत का है, वो सुचालक नहीं होता है। विद्युत का क्या नहीं होता है? सुचालक नहीं होता है। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है। तो जो फुल्लिन होता है, ये मान लो बीच वाला, अगर पंचकोणीय की बात करें तो ये जो फुल्लिन है, बार भी होंगी, यहाँ पर कार्बन होगा। तो ये कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध दूरी है ना वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। ये किसमें होती है? आपकी फुल्लिन के अंदर होती है। फुल्लिन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी। ग्रेफाइट में कितनी होती है? ग्रेफाइट में होती है आपकी 1.41 एंगस्ट्रॉम या फिर 141.5 पिकोमीटर, ठीक है। और हीरे में कितनी होती है? हीरे में ज्यादा होती है, कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम के समथिंग होती है। तो ये हीरे में कार्बन की होती है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई ये होती है ग्रेफाइट में, और ये होती है आपकी फुल्लिन में बंध लंबाई। और ग्रेफाइट में तो हमारे को बंध लंबाई के अलावा एक और भी चीज मिलती है ना, क्या मिलती है? परतों के मध्य दूरी। वो लगभग कितनी है आपकी? 340 पिकोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है? फुल्लिन है, फुल्लिन क्या होता है आपका? वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है।
कार्बन के अपूर्व में कौन सा विद्युत का सुचालक है? केवल ग्रेफाइट ही है। और क्यों होता है वो आपको कारण बता दिया, क्योंकि परतों के मध्य अधिक दूरी होती है, दुर्बल बंध होता है, और एक कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। इस वजह से वहां पर क्या हो जाता है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और वहां पर विद्युत का चालन करने लगता है। लेकिन जो आपका फुल्लिन होता है, फुल्लिन के अंदर है वो क्या नहीं होता है, यहाँ पर विद्युत का चालन है वो नहीं होता। लेकिन अगर आप उच्च ताप पर गर्म करोगे, किसी को भी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है ना, तो गर्म करने पर वहां पर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाते हैं, तो फिर वो विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि उच्च ताप पर विद्युत का अतिचालक होता है। अतिचालक होने के कारण कोई भी होने के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जो भी तकनीकी उपकरण होते हैं, ठीक है, इसमें उसका उपयोग किया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी में किसका उपयोग किया जाता है? फुल्लिन का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उच्च ताप पर क्या होता है? अतिचालक होता है, मतलब बहुत अधिक है वो चालकता प्रदर्शित करने लगता है। जैसे हमने देखा कि धातु चालकता प्रदर्शित करती है, चालक होती है, लेकिन ये देखो अतिचालक है, मतलब बहुत ज्यादा चालक है। किस कंडीशन में रहे? उच्च ताप पर। उच्च ताप पर ये क्या होता है? बहुत अधिक क्या होता है? विद्युत का है वो अतिचालक होता है। तो ये इसके कुछ एक दो, ये एक और होगा शायद, ठीक है। ये क्या हो गया आपके, इसके कुछ उपयोग हो गए जो आपको किताब के अंदर अच्छे से आप उनका अध्ययन कर लेना। तो ये हो गया आपके कार्बन के कितने अप्रूप हो गए? 3 अप्रूप हो गए। कौन कौन से? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और कौन सा हो गया? फुल्लिन हो गया। हीरा और जो ग्रेफाइट के आपके जो मतलब वहां पर एक क्या इनमें अंतर है, तो अंतर आपको सामान्य भाषा में वही है कि आपको बंद कोण लिखना है, ठीक है। 2-3 बातें वहां पर और ध्यान रखनी है कि वहां पर आपको घनत्व और अपवर्तनांक कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो आप जो आपकी बुक है वहां से आप देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा। हीरे की संरचना होती है वो कैसे होती है? आपकी चतुष्फलक की होती है, और जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। हीरे में वो बंद कोण है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ग्रेफाइट में 141.5 पिकोमीटर या 1.41 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार से 3-4 आपको क्या करना है, यहाँ पर अंतर उसमें लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए आपके कार्बन के तीनों अप्रूप है। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लिन। और ये कौन से अप्रूप होते हैं? ये होते हैं आपके क्रिस्टलीय अप्रूप। एक क्रिस्टलीय अप्रूप के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा एक नया टॉपिक रहेगा कि जो भी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब कार्बन से मिलकर बनने वाले महत्वपूर्ण यौगिक, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलो अध्ययन करते हैं उनका। हाँ, तो अगला हमारा टॉपिक देखो, कार्बन के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन के देखो महत्वपूर्ण कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन के साथ में कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जुड़ता है ना, तो वो कौन से यौगिक कहलाते हैं? हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन के साथ में जब मतलब कार्बन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बोलते हैं। देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक है, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो इसमें हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा, मतलब पहला जो हमारा कार्बनिक यौगिक रहेगा वो रहेगा हमारा कार्बन। क्या रहेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको बोलते हैं CFC शॉर्ट में, या फिर इसको बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रियोन भी बोलते हैं। तो क्या होता है पहला पॉइंट क्या आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, या फिर इसको क्या बोलेंगे? फ्रियोन बोलेंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम से पता चल रहा है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के साथ फ्लोरीन, कार्बन के साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन मिलते हैं, ये जुड़ते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। सॉरी, कार्बनिक बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो CFC या क्लोरोफ्लोरो या फ्रियोन कहलाते हैं। तो समझ में आ गया हो क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन भी होना चाहिए, फ्लोरीन भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका? कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तीनों जिसमें हो गए,
कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तीनों जिसमें हो गए, तीन के अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि और नहीं है, मतलब कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन जिसके अंदर ये सारे परमाणु पाए जाते हैं एक यौगिक के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। या फिर उसको हम इसके अलावा जरूरी नहीं है कि भाई कार्बन, फ्लोरीन ये तो होने चाहिए, इसके अलावा और भी अन्य यौगिक हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, और अन्य यौगिक हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रियोन के, फ्रियोन है वो क्या होता है, ये महत्वपूर्ण कार्बनिक होगी, इसको बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है। अब बात करते हैं कि फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से फ्रियोन है वो बनता है, ठीक है। तो फ्रियोन कैसे बनता है, फ्रियोन बनता है आपका जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, देखो कार्बन है और कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बन, 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं, आईपीसी नामकरण हम देखा ना, तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, टेट्रा का, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड से, किससे करवाई जाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाई जाती है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक उत्प्रेरक, बिना उत्प्रेरक के ये अभिक्रिया संभव नहीं होती। जैसे हमने वहां पर पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया लिखने के दिया, तो वहां पर हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते थे ना, जैसे वहां पर एथीन का जो हाइड्रोजनीकरण होता था, तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण में भी हम किसका प्रयोग करते थे, निकल का प्रयोग करते थे ना, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, वापस से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक बारे में हमने अध्ययन किया था, उत्प्रेरक अभिक्रिया को, अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर बिना उत्प्रेरक के ये अभिक्रिया संभव नहीं होती है। किसकी अभिक्रिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कार्बन टेट्रा क्या होता है, क्लोराइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, यहाँ पर उत्प्रेरक आएगा आपका SbCl5, इसको बोलते हैं एंटीमनी क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, एंटीमनी क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। CCl4 प्लस HF है, जब इसकी अभिक्रिया है वो इसके एंटीमनी क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है, तो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर देखो बनता है CCl3, एक यहाँ से Cl निकल जाएगा, वो एक Cl निकलेगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा H, और एक Cl, क्या बन गया HCl, और जो यहाँ पर क्लोरीन निकला है, वो एक क्लोरीन निकला है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन में, इस क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CCl3F, और प्लस में क्या बन जाएगा आपका HCl, और जो ये होता है CCl3F, इसको बोलते हैं फ्रियोन 11, इसको क्या बोलते हैं, फ्रियोन 11। अब ये फ्रियोन 11 क्या है, ठीक है, तो ये फ्रियोन 11 इसका नाम है, स्पेशली इसी का नाम है, ये CCl3F का नाम क्या होता है, फ्रियोन 11 मतलब फ्रियोन, इसका मतलब फ्रियोन 12 भी बनेगा, फ्रियोन 13 भी बनेगा ना, फ्रियोन 100 भी बनेगा, फ्रियोन 110 भी बनेगा, फ्रियोन 111 भी बनेगा, फ्रियोन 112 भी बनेगा, हाँ जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो वो हम बनाने देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। तो ये क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है, फ्रियोन 11 होता है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से देखो किस प्रकार से वो मतलब फ्रियोन 11 का निर्माण हुआ, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, किससे, हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाई जाती है एंटीमनी क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका फ्रियोन 11 का निर्माण होता है। और ये तो पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वो किसका निर्माण हुआ, आपका फ्रियोन 11 का निर्माण हो गया। और ये आपको पता है फ्रियोन में किस में प्रयोग करते हैं, ऐसे फ्रियोन आप देखो, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रीज होता है, फ्रीज के अंदर वो कौन सी गैस भरी होती है, फ्रियोन भरी होती है। पहले भरी होती थी, आजकल इसका प्रयोग वो कम कर दिया है, आजकल वो अलग गैस भरी जाती है, ठीक है। फ्रियोन क्या करती है, वहां पर वस्तुओं को ठंडा करती है, मतलब उनमें से फ्रिज में कैसे वस्तु ठंडी होती है, जो गर्म वस्तु होती है वहां से जो गर्म वस्तुओं में से जो उष्मा होती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, इस वजह से वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। किसी में से ऊर्जा वो ले लेंगे ना तो वो ठंडी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जैसे सर्दियों में हमें ज्यादा ठंड क्यों लगती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के तापमान से कम होता है, ठीक है। और उष्मा का एक चीज ध्यान रखना, उष्मा हमेशा क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। ऐसे नहीं समझ में, आप देखो जब भी आप क्या करते हो, किसी कढ़ाई में क्या करते हो, सब्जी वगैरह बनाते हो तो आप चम्मच रखते हो, तो चम्मच में आप क्या देखते हो कि ये वाला भाग जो सब्जी का अंदर रहता है वो क्या रहता है, आपका गर्म रहता है। धीरे धीरे जब अंदर रहेगा, अगर ये स्टील का है तो ये क्या होगा, यहाँ से भी गर्म हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर उच्च ताप था, यहाँ पर निम्न ताप था, तो उष्मा का प्रवाह किस साइड से हुआ, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हुआ। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी यही घटना होती है कि सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर आपका निम्न रहता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए हमारे शरीर से उष्मा निकलती है, ठीक है। और उष्मा निकलने की वजह से हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। जब भी हम किसी वस्तु पर हाथ रखते हैं तो उष्मा तेजी से निकलती है, इसलिए वो हमें ज्यादा ठंडी लगती है,
ठीक है। तो ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए वहां पर फ्रीऑन का प्रयोग करते थे। लेकिन फ्रीऑन से होता क्या है, जो आपकी ओजोन गैस होती है, तो ओजोन गैस का मतलब उसमें क्या होने लग गया था, छेद होने लग गया था। किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रीऑन की वजह से। इसके लिए इसका उपयोग है वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो ये हमने पढ़ लिया फ्रीऑन के बारे में कि फ्रीऑन क्या होता है, और फ्रीऑन है जो यार है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि फ्रीऑन का किस प्रकार से नामकरण करेंगे, और उसके बारे में हम अध्ययन है वो हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से अध्ययन करना है कि फ्रीऑन क्या होता है, और कार्बन की जो अप्रूप है उनको भी अच्छे से वो आपको अध्ययन करना है।